मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो दीजिए टॉपिक, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसमें केस 1 है, when a charged particle initially when a charged particle initially is placed at rest in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लो ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज को प्लेस करेंगे तो ये फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। अब ये फील्ड है किसका, तो मान लो कोई चार्ज है, प्लस चार्ज का फील्ड है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ रहा है, चारों तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग राउंड से भी दिखाते हैं, किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस जहां तक वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, और इक्यू डिस्टेंस पैरेलल लाइन से भी दिखाते हैं। इक्यू डिस्टेंस पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी पढ़ेंगे ऐसा, क्लियर। तो ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये अवे फ्रॉम द चार्ज का डायरेक्शन है, क्लियर। अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से। इस फील्ड में हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखें तो प्लस प्लस को क्या करेंगे, रिपेल वाला फोर्स लगाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को हम प्लेस करेंगे तो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज को प्लेस करेंगे तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों, ये फील्ड किस चार्ज का है, प्लस चार्ज का फील्ड है, तो प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, क्लियर। दैट मींस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम फील्ड में रेस्ट में प्लेस करें, है ना, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इनिशियली इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण वो मोशन में आ जाएगा। मतलब समझना, हम रेस्ट में प्लेस किए हैं। अगला केस लेंगे कि चार्ज को हम पहले ही से मोशन में रखे हैं, वहां पे चीजें अलग होगी, क्लियर। तो यहां से दो चीजें आया। हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन, कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। प्लस चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F बराबर QE। अगर चार्ज Q है तो QE। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना मेरे स्टाइल में। चार्ज को फील्ड में रखे तो क्या लगा, फोर्स। चार्ज को फील्ड में रखे तो क्या लगा, फोर्स। ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू फील्ड, क्लियर। और मेरे स्टाइल में चार्ज को कहां रखे, फील्ड में, तो क्या लगा, फोर्स लगा, क्लियर। और फोर्स का डायरेक्शन जब चार्ज प्लस हो तो फील्ड के लॉन्ग, और माइनस हो तो फील्ड के अपोजिट, क्लियर। अगर हम फोर्स निकाल लिए हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स कितना है, QE बाई m, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, क्लियर। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में प्लेस करेंगे फील्ड के अंदर, तो फील्ड के फोर्स के कारण ये चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स है QE, और मोशन के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो होगा QE बाई m। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस पे वर्क डन क्या होगा, और भी बहुत सारा बात हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए हमें वेलोसिटी निकालना है,
तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन कितना लाए हैं, QE बाय एम टी। चलो तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हो जाएगा QE बाय एम टी, और इसी को जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2Q डेल्टा V बाय एम। अब ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो A पॉइंट है, इस पे कोई चार्ज हम प्लेस किए, कोई दूसरा चार्ज प्लेस किए, तो इस पे फोर्स लगा, फोर्स के कारण ये मोशन प्रोड्यूस किया, इसमें मोशन आया तो A से B पहुंचा, तो मान लो A से B S डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मान लो ये X डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस को हम लोग X से लिखते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी फील्ड में उस चार्ज पे फोर्स लगा तो ये क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन अगर चार्ज पे हो तो यही कहलाएगा पोटेंशियल। आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। वर्क डन किस पे हो, चार्ज पर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क किस पे हुआ, चार्ज पर माने बट्टा। फिर से सुनो, वर्क डन किस पे हुआ, चार्ज पे हुआ, किसके द्वारा हुआ, फील्ड के द्वारा हुआ। कहां हुआ, फील्ड के अंदर हुआ, क्लियर। वर्क डन हुआ किस पे हुआ, चार्ज पे हुआ, किसके द्वारा हुआ, फील्ड के द्वारा हुआ। कहां हुआ, फील्ड के अंदर हुआ। क्या लगा के हुआ, फोर्स लगा के हुआ। आगे गाना भी आएगा कि क्या है पोटेंशियल। तो वर्क हुआ किस पे हुआ, चार्ज पे हुआ। कहां हुआ, फील्ड के अंदर हुआ। अरे कैसे हुआ, फोर्स लगा के हुआ। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क हुआ, कैसे हुआ, फोर्स लगा के हुआ, है ना। चाहे से वर्क हुआ किस पे हुआ, चार्ज पे हुआ। कहां हुआ, फील्ड के अंदर हुआ। कैसे हुआ, फोर्स लगा के हुआ। फोर्स कौन लगाया, एक्सटर्नल एजेंट लगाया। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, फील्ड है, क्लियर। दैट मींस जब भी चार्ज पर वर्क डन होगा, यानी वर्क डन किस पे होगा, चार्ज पे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा फील्ड के अंदर, क्लियर। चलो आगे हम लोग और डिटेल से काम करेंगे। तो ध्यान से देखो, चार्ज A से B मूव कर गया, मान लो चार्ज जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग x से लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जितना ट्रेवल किया, टोटल ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाते हैं, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर काइनेमेटिक्स से, है ना। कि जब भी टोटल डिस्टेंस मूव किया, बॉडी जितना भी मूव किया, टोटल किया, तो बाबू याद रखना, जब भी टोटल डिस्टेंस मूव हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियली तो रेस्ट में प्लेस किए थे इस चार्ज को, तो u जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इनिशियली रेस्ट में तो इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगा। 1/2 a का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, QE बाई एम टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से t निकाल दो, t क्या हो जाएगा, 2mx बाई QE रूट अंडर। अगर आपसे पूछे कितना टाइम ये A से B पहुंचा तो आंसर हो जाएगा 2mx बाई QE। अब इस t का वैल्यू यहां पे पुट करो, आंसर यहां आ जाएगा। चलो हम पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम प्रूव करें QE बाई एम और t का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 2mx बाई QE। चलो Q बड़ा वाला लेते हैं, Q बड़ा वाला ले लिए, है ना। आप ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं ना, Q को लिख सकते हैं रूट Q, E को लिख सकते हैं रूट E, M को लिख सकते हैं रूट M। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्या बचेगा, रूट अंडर रूट Q, तो एक रूट से एक रूट कट गया, यानी Q ऊपर में आएगा, तो 2QE x बाई m बचेगा। ये सॉल्व हो कितना बचेगा, चलो 2Q इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, क्लियर, कट गया। तो आ गया 2Q डेल्टा V बाय m। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हो जाएगा QE बाय mt और एक फॉर्मूला हो जाएगा 2Q डेल्टा V बाय m, जहां 2 कांस्टेंट है, Q चार्ज, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस और m मास है, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क बाय चार्ज, क्लियर। चलो जल्दी नोट करो, डन है। चलो तो वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए। अब अगर पूछा जाए मोमेंटम, तो मोमेंटम भी निकाल लेंगे।
ठीक है, खैर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हम लोग डिटेल से करेंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को पी से लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो m वेलोसिटी क्या लाए थे पहला, क्यू ई बाय एम टी, एम से एम कट जाएगा तो एक हो जाएगा क्यू ई टी, या एक फॉर्मूला और हो सकता है E बराबर एम भी, एम और भी कितना लाए हैं 2q डेल्टा v बाय एम, बाहर वाले हम को लिख सकते हैं रूट एम, तो एक एम कट जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 2qm डेल्टा v। जब जरूरत होगा ये लगाएंगे, जब जरूरत होगा ये लगाएंगे, क्लियर। मान लो काइनेटिक एनर्जी निकालना हो 1/2 mv², तो 1/2 m और v का वैल्यू क्या है q e t बाई m, तो v का वैल्यू डालेंगे q e t बाई m, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई m स्क्वायर, m से m कट गया 1/2 q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई m, यही आंसर आएगा। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्म हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्म 1/2 m v स्क्वायर, v का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर 2q डेल्टा v बाई m, जहां डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1/2 m v स्क्वायर, v का वैल्यू रूट अंडर 2q डेल्टा v बाई m, रूट अंडर से स्क्वायर हट जाएगा, तो इसके जगह क्या हो सकता है 2q डेल्टा v बाई m, ये वेलोसिटी हो गया वैल्यू, m से m कट गया, समझ में आया, 2 से 2 कट गया, q डेल्टा v, यानी काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्म हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। चलो जल्दी लिखो, नेक्स्ट हम लोग करें, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जान गए, मोमेंटम जान गए, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स जान गए। चलिए नेक्स्ट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन याद करो 11th वाला वर्क एनर्जी थ्योरम, जब किसी भी बॉडी पे वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, फोर्स इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, फोर्स कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स बॉडी। तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर लाए हैं, अभी हम लोग दो फॉर्म लाए हैं, एक फॉर्म ले लो q डेल्टा v ले लो, या दूसरा फॉर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा q डेल्टा v, ओके, या दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई m, ये अच्छा है। नेक्स्ट मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल a से b मूव किया, a से b गया पहले रास्ते से या दूसरे रास्ते से गया या तीसरे रास्ते से गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगा, मान लो चार्ज पहले q a पे था अब b पे पहुंच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पे जो फोर्स लगा जिसके कारण ये मूव किया, चाहे एक रास्ता से गया चाहे दूसरा चाहे तीसरा, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन फ्रॉम 1 पाथ बराबर वर्क डन फ्रॉम 2 पाथ बराबर वर्क डन फ्रॉम 3 पाथ, यानी किसी भी पाथ से जाए वर्क डन सेम होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंजर्वेटिव होता है, और जब भी कोई चीज कंजर्वेटिव होगा तो पाथ से लेना देना नहीं, वो पाथ फंक्शन नहीं, वो पॉइंट फंक्शन होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए आप किसी भी रास्ता से जाए, ए से भी आप हजारों लाखों रास्ता से जाइए, वर्क डन सबके द्वारा सेम होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 11 में, वहां बताए थे, जाके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चले अब ध्यान से देखो, अब है कि चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर अगर फेंकेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे तो क्या होगा। चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंकेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे पहले एक नोट करते हैं बाबू, किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास का जो रेशियो होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। ये क्यों पढ़े हम लोग? एनसीईआरटी में 40 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 40 नंबर क्वेश्चन है जो इस पे आधारित है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज,
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए, उसका मास रखिए। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज रखिए, प्रोटॉन का मास रखिए। जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट क्या होगा? जल्दी बोलो। चार्ज का कूलम और मास का केजी, कूलम पर केजी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब है केस 2। ओके, तो चार्ज पार्टिकल को मोशन में रखना है 90 डिग्री पे फील्ड के लॉ। ये केस 2 है। तो मान लो ये हो गया एक प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा है मान लो नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस से अवे माइनस के टूवर्ड्स, प्लस से अवे माइनस के टूवर्ड्स, प्लस से अवे माइनस के टूवर्ड्स। और जो भी फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। चार्ज के बीच में जो फील्ड होगा कांस्टेंट होगा तो वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं केस 2 में, कोई इलेक्ट्रॉन लिए और उसका मास है एकदम, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत 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 छोटा पार्टिकल है। अब इस इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, इसको v0 वेलोसिटी से हम इंटर करवाए 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे इंटर करवाए। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन माइनस, तो प्लस क्या करेगा? रिपेल करेगा, माइनस हटाएगा। प्लस बोलेगा मेरे पास आओ, ये बोलेगा भागो मेरे दूर से। ये बोलेगा भागो, ये बोलेगा आओ, इसके करीब जाएगा ये। क्लियर? कुछ ऐसा मोशन होगा। ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मान लो ये एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन था, तो एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन से मान लो ये y डिफ्लेक्ट हो गया, है ना? अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं रहता तो चार्ज सीधा जाता। अब ये प्लस इस माइनस वाला को बुला लिया तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन से y डिफ्लेक्ट हो गया और थीटा एंगल पे डिफ्लेक्शन हो गया। तो क्वेश्चन है फाइंड पहला डिफ्लेक्शन, यानी एक्चुअल पोजीशन से जो डिफ्लेक्शन हुआ, जो मूवमेंट हुआ, जो ट्रांसफर हुआ अपने एक्चुअल पोजीशन से, उसको डिफ्लेक्शन बोलेंगे या उसी को y बोलेंगे। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है, कितना एंगल पे वो बेंड हो गया। एंगल ऑफ बेंडिंग भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कितना एंगल से ये फील्ड से इमर्ज हो गया, बाहर निकल गया। ये दोनों काम हम लोग को करना है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, लैंग्वेज मिटा दें। दो काम करना है। चलो अब ध्यान से देखो, इस चार्ज पार्टिकल पे फील्ड के द्वारा फोर्स किधर लगेगा? फील्ड का डायरेक्शन है नीचे, तो फोर्स लगेगा ऊपर। मान लो चार्ज यहां पे आ गया, इलेक्ट्रॉन को यहां पे लेगा, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। तो मान लो फोर्स किधर लगा? y डायरेक्शन में लगा, x में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स का वैल्यू क्या होता है? जो भी वैल्यू होता है बाहर निकाल लेंगे। तो फोर्स लगा फील्ड के द्वारा y डायरेक्शन में ऊपर की ओर, फील्ड का अपोजिट लगेगा। इलेक्ट्रॉन माइनस से बताए थे ना, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स। कितना? QE, और Q के जगह E है, चार्ज ग्रुप में इलेक्ट्रॉन है। चलो ये हो गया फोर्स अलोंग y डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स QE और मास m, एक्सेलरेशन भी निकल गया। अगर फोर्स y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में। चलो हमें क्या निकालना था? y। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं मोशन अलोंग x एक्सिस, और दूसरा लिखते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, एक काम और करो, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना? ग्रेविटी मतलब जी का कोई प्रभाव नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। दे भी सकता है ग्रेविटी फ्री स्पेस, उस केस में भी बनेगा, नहीं दिया तो भी बनेगा। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, बताओ एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, तो एक्सेलरेशन भी एक्स के अलोंग 0, यानी एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन 0 मतलब जो भी वेलोसिटी होगा कांस्टेंट होगा।
एक्सेलरेशन 0 है, मतलब जो भी वेलोसिटी होगा कांस्टेंट होगा। बाबू याद करो, जब काइनेमेटिक्स सब पढ़े होंगे मेरे इंस्टीट्यूट में, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी 11th का काइनेमेटिक्स जब लाएंगे आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अलग स्टाइल में हम पढ़ाते हैं कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए लगेगा S बराबर VT। कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो कुछ भी निकालने के लिए S बराबर VT लगाएंगे। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब प्लेट का लेंथ है x, L भी दे सकता है, तो S के रूप में हो जाएगा x और V के रूप में V नॉट, यानी x के वो जितना डिस्प्लेस हुआ, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगा V नॉट t। तो यहां से t क्या हो जाएगा बताओ, t हो जाएगा x बाई V नॉट, t क्या हो जाएगा x बाई V नॉट। चलो अब y के लॉन्ग तो फोर्स लग रहा है, अब y के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी है, तो जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल तो है नहीं, फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कुछ भी निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, v बराबर u प्लस at। ओके, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब क्वेश्चन टाइम डिपेंडेंट हो, v बराबर u प्लस at तब लगाते हैं जब फॉर्मूला टाइम डिपेंडेंट हो, तो यहां टाइम से लेना देना है नहीं। हाँ, जितना ये डिफ्लेक्ट हुआ, टोटल हुआ, न उससे ज्यादा न उससे कम, तो जब भी घटना टोटल सेंस को क्लियर करे वहां पे लगा देना फॉर्मूला y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब घटना टोटल हो, जितना भी डिफ्लेक्शन होगा टोटल होगा। मान लो ऐसे जाता फील्ड के कारण ऐसे हुआ, जितना हुआ टोटल हुआ, जब भी टोटल होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब ये लगाते हैं। और मेरे स्टाइल में जब टोटल सेंस को क्लियर करें कि जितना भी हुआ टोटल हुआ, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। इनिशियल तो 0 होगा क्योंकि इनिशियल x के लॉन्ग हम लोग भेजे थे 90 डिग्री पे, तो y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 ना। अरे ये मोशन y के लॉन्ग है तो वेलोसिटी भी y के लॉन्ग, एक्सेलरेशन भी y के लॉन्ग, सब कुछ y के लॉन्ग, तो y बराबर u y t, मतलब वेलोसिटी y के लॉन्ग इनिशियल तो 0 ना, इनिशियल तो x के लॉन्ग जा रहा था। चलो 1/2 एक्सेलरेशन कितना था e बाई m, और t हम लोग ला चुके हैं, t के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ला चुके हैं x बाई v नॉट, तो t के जगह रख देंगे x बाई v नॉट, मतलब x स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा y के लॉन्ग डिफ्लेक्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहां से 0 हटा दें क्योंकि ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा, चलो यहां लिख देते हैं, तो ये जो टर्म होगा यही होगा डिफ्लेक्शन, पहला आंसर यही हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलो थीटा निकालते हैं, जल्दी से नोट करो क्या होगा थीटा। अब ध्यान से देखो, हम एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी का हेल्प लेते हैं। तो मान लो जिस पॉइंट से वो फील्ड से बाहर जा रहा है उस पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी x के लॉन्ग और दूसरा वेलोसिटी y के लॉन्ग, ठीक है ना, एक वेलोसिटी x के लॉन्ग और दूसरा वेलोसिटी y के लॉन्ग। तो मान लो हमें vx, तो x के लॉन्ग वेलोसिटी तो v नॉट ही है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, और y के लॉन्ग वेलोसिटी ey प्लस at, एक्सेलरेशन भी y वाला, इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग 0, एक्सेलरेशन y के लॉन्ग e बाई m, और टाइम कितना x बाई v नॉट, ये y के लॉन्ग वेलोसिटी हो गया। जब भी एंगल निकालना होता है तो क्या करते हैं, सिंपल बोलो, जब भी एंगल निकालना होना ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में y का वैल्यू बटा x का वैल्यू। दुनिया के किसी भी चैप्टर में अगर कहीं भी एंगल निकालना हो तो y का वैल्यू बटा x का वैल्यू, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का y का वैल्यू बटा वेलोसिटी का x का वैल्यू, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में y का वैल्यू बटा x का वैल्यू ही tan थीटा के बराबर होगा। सिंपल, ये सब बातें ध्यान रखना है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है e बाई m, e बाई e x बाई m v नॉट, और x का वैल्यू कितना है v नॉट, तो v नॉट से v नॉट नहीं कटेगा, ऊपर चला जाएगा। चलो तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, tan थीटा क्या हो जाएगा e x, अब v नॉट ऊपर लिया m v नॉट स्क्वायर, ओके, tan थीटा आ गया तो थीटा भी निकल जाएगा, tan इनवर्स e x बाई m v नॉट स्क्वायर।
आ गया, ठीक है ना, अच्छे से लिखो। क्लियर? कहोगे सर ये टेन थीटा वाला बात समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे मान लो ये x के लॉन्ग वेलोसिटी है और ये y के लॉन्ग वेलोसिटी है और ये थीटा है, तो वेक्टर में पैरेलल शिफ्ट होता है। इस y को उठा के यहां रख दो, इसको हटा दो यहां से, या डॉट डॉट कर दो, तो मान लो ये vx था और ये vy है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो जब परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो क्या लगाते हैं, टेन थीटा vy बाई vx, निकल गया। vy मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस मालूम था, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मालूम है, डिवाइड किए, टेन थीटा आया, यहां से थीटा निकाल लिए, है ना, EEx बाई mv नॉट स्क्वायर आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो, यहां से एक नोट आया, यहां से एक नोट क्या आया, y हम लोग कितना लाए थे, y हम लोग कितना लाए थे, ध्यान से देखो। चलो हम लोग टेन थीटा कितना लाए हैं, EEx बाई mv नॉट स्क्वायर, यानी टेन थीटा का वैल्यू देखो, फील्ड कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, E बट्टा m पे डिपेंड करेगा। E चार्ज m मास, यानी चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, मतलब एंगल उतना ज्यादा होगा। मास जितना कम होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मास बहुत कम, यानी E जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा, m जितना कम थीटा उतना ज्यादा, यानी E बाई m का वैल्यू जितना ज्यादा होगा टेन थीटा उतना ही ज्यादा होगा, यानी टेन थीटा प्रोपोर्शनल है E बट्टा m के वैल्यू पे। ये वैल्यू जितना भी ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। क्लियर? चलो, और y का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, है ना, y का वैल्यू लाए थे EEx स्क्वायर बाय 2m v नॉट स्क्वायर, यही लाए थे ना, 1/2 E बाई m 1/2 AT स्क्वायर, ए के जगह E बाई m और t के जगह x बाई v नॉट। सही है। यहां भी देखो y जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, E बाई m के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। टू तो कांस्टेंट है ना, बाकी सब कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, E कांस्टेंट, x कांस्टेंट, v नॉट कांस्टेंट। फील्ड बदल नहीं सकता है, 2 का वैल्यू बदल नहीं सकता है, फील्ड ये प्लेट का लेंथ बदल नहीं सकता है, वेलोसिटी बदल नहीं सकता है, फील्ड के अंदर बदलेगा क्या, E बाई m। हम चार्ज को बदल सकते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन को, कभी प्रोटॉन को, कभी अल्फा को। क्लियर? तो E बाई m के वैल्यू पे डिपेंड करता है y, E बाई m जितना ज्यादा y डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। चलो अब इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी। देखिए, मान लो ये दो प्लेट है, यहाँ पे एक चार्ज ऐसे गया है, दूसरा भी ऐसे गया है और तीसरा ऐसे गया है। ये मान लो तीसरा है, ये मान लो पहला, ये मान लो दूसरा है। बोला किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो मान लो पहला ऊपर की ओर गया है, मान लो ये प्लस चार्ज है, नीचे वाला माइनस है, मतलब ये प्लस अंदर में रहेगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन है तो अंदर में दे दो, कंफ्यूजन है तो अंदर में दे दो। तो ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज इधर बेंड हो गया, इसका मतलब ये प्लस है तो जरूर माइनस होगा, तब ना प्लस माइनस को बुलाएगा। दूसरा भी उधर ही बेंड हुआ है, जरूर दूसरा भी निगेटिव होगा। अरे देखो, प्लस है तो माइनस को बुलाएगा ही ना, अब प्लस है तो माइनस को ये प्लस है तो प्लस को भगाएगा, यानी इस पे प्लस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन बुलाया प्लस भगा दिया, यानी ये प्लेट इसको भगाया, ये प्लेट इसको सटाया, मतलब इस पे कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल। ये दोनों पे नेगेटिव क्यों, प्लस की ओर बेंड हुआ, इसका मतलब प्लस बुलाया, इस पे प्लस क्यों, माइनस की ओर बेंड हुआ, मतलब माइनस प्लस को खींचेगा। क्लियर है? चलो सिंपल बात है, माइनस है तो जरूर ये प्लस होगा, प्लस है तो जरूर ये माइनस होगा। ओके, बताओ किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा,
होगा सर अंदाजिए पता चल रहा है, नहीं। अब सिंपल सोचो, ज्यादा डिफ्लेक्ट ये किया है, इसका मतलब है तीसरा का चार्ज बाय एम ज्यादा होगा, तो जिसका क्यू बाय एम ज्यादा होगा, जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा, क्यू बाय एम को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। जिसका क्यू बाय एम ज्यादा होगा, जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, वो उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही एंगल से भागेगा। क्लियर? चलो नोट करो जल्दी। नेक्स्ट हम लोग इस पे और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक हम लोग जी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट करते हैं। नोट देखो, जी इफेक्टिव होता है टी बाई एम, टेंशन इन द स्ट्रिंग बाई मास का रेशियो। मतलब जब किसी क्वेश्चन में एक्सटर्नल इफेक्ट हो, बाहर से कोई फोर्स लगे, तो उस समय हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो काम करते हैं उसमें जी ना लेके जी इफेक्टिव लेंगे और टी बाई एम होगा। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, वहां पे टी बराबर 2 पाई एल बाई जी ना होके जी इफेक्टिव होगा। और जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? टी बाई एम, टेंशन इन द स्ट्रिंग बाई मास। ये कब लगाएंगे? जब एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स कुछ प्रदान कर रहा हो, सिस्टम में कुछ दे रहा हो। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। क्लियर? चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि जी इफेक्टिव कब यूज करेंगे। तो हर क्वेश्चन में है फाइंड टाइम पीरियड, है ना, ऑफ ऑक्सीलेशन। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग से बॉब है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है। ओके, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन टी ऊपर और नीचे mg होगा, क्योंकि इस बॉब में मास होगा। तो बताया, पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे। जी इफेक्टिव निकाल लेंगे, जी इफेक्टिव टी बाई एम, टी यहां से निकाल लेंगे, टी फील्ड नीचे है, ओके, तो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज में फोर्स कहां लगेगा? फील्ड के लंब कितना? क्यू ई। फील्ड वाला फोर्स क्या बताए थे? क्यू ई। तो टी हो जाएगा क्यू ई प्लस एम जी। तो जी इफेक्टिव टी बाई एम, टी का वैल्यू कितना? क्यू ई प्लस एम जी बाई एम, हो जाएगा क्यू ई बाई एम, तोड़ तो इसे, क्यू ई बाई एम प्लस एम जी बाई एम, एम से एम कट जाएगा जी, ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। क्लियर? तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और जी ना लेके जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना है? क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम प्लस जी। आ गया आंसर। ओके, समझ गए ना कि क्यू ई नीचे क्यों लगा? फील्ड नीचे, तो प्लस चार्ज फोर्स नीचे, क्योंकि प्लस चार्ज फोर्स होता है फील्ड के अलोंग। ये रस्सी वाला टेंशन है, ये मास वाला एम जी। चलिए इस पे और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, रस्सी है, रस्सी में टेंशन, इसमें मास है तो नीचे mg, ओके, और अब फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, और इस पे माइनस चार्ज हम लोग दे दिए। तो चलो रस्सी वाला टेंशन ऊपर, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या टुवर्ड्स द सपोर्ट। mg का लक्षण है जन्मजात नीचे लगेगा। अब फील्ड वाला फोर्स कहां लगेगा? नीचे। क्यों? सिंपल सोचो, फील्ड ऊपर है, चार्ज माइनस है, तो क्या बताए थे? फील्ड में निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, फील्ड के अपोजिट कितना लगता है? फोर्स क्यू ई, यही होता है फील्ड वाला फोर्स। तो सबसे पहले टेंशन निकालो, टेंशन क्या हो जाएगा? क्यू ई प्लस एम जी, ओके, क्यू ई प्लस एम जी, ओके। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाएगा पहले वाला। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? फील्ड नीचे कर देते हैं। तो अगर फील्ड नीचे होगा तो माइनस चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। ये मिटा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिए,
और मजेदार हो गया। फील्ड नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, उसमें निगेटिव चार्ज रखे तो फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड। कितना? F बराबर क्यू ई। अब बताओ टी क्या होगा? अब होगा टी प्लस क्यू ई बराबर एम जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से ऊपर बराबर नीचे, ऊपर लग रहा है दो फोर्स टी प्लस क्यू ई, नीचे लग रहा है एम जी, तो टी प्लस क्यू ई बराबर एम जी, तो टी बराबर हो जाएगा एम जी माइनस क्यू ई। तो जी इफेक्टिव क्या होता है? टी बाई एम, है ना, पहले भी बता चुके हैं, पूरा लेक्चर देखे हैं ना, हो जाएगा एम जी माइनस क्यू ई बाई एम, अलग अलग करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना आया है जल्दी बोलो? जी माइनस क्यू ई बाई एम, जी माइनस क्यू ई बाई एम। एकदम हीरो बनना है आपको फिजिक्स का। चलो डन, चले आगे। एक और लेते हैं इस पे। मान लो ये रिजिड सपोर्ट है और यहां से स्ट्रिंग लिए, ये बॉब है जिसका मास m है, इस पे प्लस चार्ज है और फील्ड है x के अलाउ। अब क्या होगा? फील्ड वाला फोर्स तो ऐसे ही लगेगा ना, जैसे ही फील्ड देखेगा प्लस को बोलेगा बेटा आओ मेरे तरफ, ऐसे खींच लेगा। रस्सी वाला टेंशन ऐसे है, मास वाला mg ऐसे है। आप ध्यान से देखो, इस पे तीन फोर्स लग रहा है। ये फोर्स फील्ड वाला F बराबर क्यू ई, mg मास वाला जन्मजात लक्षण नीचे ही लगेगा, तो दो फोर्स लग रहा है, टेंशन ऐसे है। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा है। रिजल्टेंट फोर्स को मान लो mg डैश, अरे यहां पे mg लग रहा है तो जैसे ही पोजीशन चेंज होगा g का वैल्यू चेंज होगा, यहां g तो यहां g डैश, तो मान लो रिजल्टेंट फोर्स mg डैश है। ठीक है, चलो तो g इफेक्टिव क्या होता है? t बाई एम। g इफेक्टिव होता है t बाई एम। t का वैल्यू किसके बराबर? mg डैश के बराबर बाई m, m से m कट गया, यानी g इफेक्टिव g डैश। ओके ना, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे g डैश, लेकिन चलो इसको और अच्छे से करते हैं। तो ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं ना g इफेक्टिव t बाई एम, और t किसके बराबर है? ये t है mg डैश के बराबर। mg डैश लिखो चाहे t लिखो, ये किसके बराबर होगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट अंडर क्यू ई का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, है ना। t के जगह एक प्रकार का t रिजल्टेंट फोर्स है, और रिजल्टेंट बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x के रूप में क्यू ई का स्क्वायर, y के रूप में mg का स्क्वायर बाई m। m को रूट अंडर में ले जाओ, यानी m को लिख सकते हैं रूट m, ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्यू ई बाई एम का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, m को लिख सकते हैं रूट m, तब सॉल्व होके ये होगा। चलो g इफेक्टिव आ गया। अब बताओ ध्यान से, हमें क्या निकालना है? डायग्राम मिटा दे, हमको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना है? जी इफेक्टिव है क्यू ई बाई एम का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, इस पे रूट अंडर है, तो रूट अंडर के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं? पावर 1/2 ले सकते हैं। ये पूरा रूट में है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट के बदले हम लोग क्या ले लिए? 1/2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? डन है। चलो, अरे रूट में भी लिख सकते हो या रूट के बदले 1/2 लिखो। अब माने तो ये रूट हटा दो, ओवरऑल पावर 1/2 हो जाएगा। चलो आगे करें हम लोग। अब दनादन क्वेश्चन देखो और सीखो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है ना। इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। ओके,
तो फील्ड किधर हो गया, वाई डायरेक्शन में, प्लस से वे माइनस के टुवर्ड्स, फील्ड जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहां पे कोई चार्ज है, जो चार्ज का मास m है और वेलोसिटी मान लो हम v0 लिए, इसको यहां से हम छोड़े एकदम बीचों बीच, मान लो इस प्लेट का डिस्टेंस या लेंथ x है, इसका लेंथ x तो इसका भी x, और दोनों के बीच की दूरी है d, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है d और दोनों प्लेट का लेंथ है x। एक चार्ज को मिडिल में, ऐसे तो कहीं भी छोड़ा जा सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी दे देगा, लेकिन मिडिल में मान लो dy2 डिस्टेंस पे, यहां से dy2 तो यहां से भी dy2, मिडिल से इस चार्ज को परपेंडिकुलर छोड़े, है ना, जिस चार्ज का चार्ज क्यू है और मास m है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 q क्रॉसेस द प्लेट, मतलब फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 के किस मिनिमम वैल्यू के लिए चार्ज क्रॉसेस द प्लेट, प्लेट को वो क्रॉस कर जाएगा, क्लियर। तो ध्यान से सोचो, अगर मान लो ये चार्ज प्लस है तो ये प्लस प्लस को भगाएगा, कुछ ऐसे भगाएगा, और माइनस हटाएगा, प्लस भगाएगा, माइनस हटाएगा। अगर इसका वेलोसिटी, सिंपल सोचो, हमको कहीं से पार होना है, मान लो हमको कोई चीज खींच रहा है, हमको कोई चीज खींच रहा है, दूसरा भगा रहा है, उसी टाइम दूसरा रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, मुझे पार होना है, तो मेरे अंदर ज्यादा फोर्स होना चाहिए, मेरे अंदर ज्यादा दम होना चाहिए, मतलब मेरे बॉडी में ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए ताकि हम यहां से पार हो जाए। नहीं आया, मान लो एक गुंडा ऊपर भगा रहा है, दूसरा गुंडा नीचे खींच रहा है, मुझे भागना है, तो मेरा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ऐसे ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए, क्लियर। चल, इसका मतलब है ये एक प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन है, नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये किसी एंगल पे जा रहा है, किसी एंगल पे जा रहा मतलब x भी ट्रेवल कर रहा है और y भी ट्रेवल कर रहा है, और कुछ ऐसा जा रहा है। चलो याद करो, जब हम लोग केस 2 में लिए थे पहला क्वेश्चन, तो x के अलोंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो जब x के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है तो x बराबर क्या हो जाएगा, v0l, यानी x में जितना ट्रेवल किया तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू डिस्टेंस, है ना। सॉरी, जब भी हम लोग को निकालना होगा x के लॉन्ग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये तब होता है जब हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं या कांस्टेंट होता है। इसको 1 मान लो, y में बताओ, तो y में कितना हो जाएगा, u/t प्लस हाफ at²। ये तो 0 होगा, शुरू में तो हम x के लॉन्ग भेजे थे, तो इनिशियल y के लॉन्ग वेलोसिटी 0, 1/2 a का वैल्यू e/, अच्छा यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो qe रखो, qe/m, अरे यार फोर्स बराबर qe, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, qe/m t², और बीचों बीच फेंकते हैं तो y की जगह क्या हो जाएगा, d/2, 2 से 2 कट जाएगा, t क्या हो जाएगा, √md/qe, m को यहां ले आओ, md/qe, यही t का वैल्यू होगा। इस t का वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट t इन इक्वेशन 1, तो x बराबर v0 और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, √md/qe, तो v0 क्या हो जाएगा, x √qe/md, यानी v0 का वैल्यू इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस x है ना, v0 का वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स ये सोचो कि s के मतलब डिस्टेंस ट्रेवर्ड अलोंग x के अलोंग वो l के
एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका वैल्यू प्लेट के डिस्टेंस से बड़ा या बराबर होना चाहिए। एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया उसका वैल्यू प्लेट के लेंथ से बड़ा या बराबर होना चाहिए। मिनिमम पूछा था इसलिए बराबर लेके चले। कैसे बनाए? सिंपल सोचे, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। इक्वेशन 1 मान लियो। तो चूंकि ये किसी एंगल पे गया है, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल है, ये पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है मान लो, तो y के लॉन्ग हम लोग लगा दिए, y बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। यहां से t निकाल लिए, t का वैल्यू यहां बैठा दिए, इक्वेशन 1 में t का वैल्यू बैठा दिए, यहां से v नॉट निकाल लिए। क्लियर है? ओके। मतलब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो क्या करना? दो मोशन लिखना, मोशन अलोंग x एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। x में लिख के इक्वेशन 1 मान लो और x में जो अननोन होगा उसको y से निकाल लेना। मुझे v नॉट निकालना था तो v नॉट निकालने के लिए t चाहिए, तो y से t निकालिए, बैठा दिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, और भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलो चलो अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। मान लो ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, ओके। और यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, जिसको u वेलोसिटी से फेंके 30 डिग्री पे और एंगल x के साथ बना रहा है, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी है मान लो d। फेंके। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u, किसका? चार्ज के वेलोसिटी, सो दैट इट जस्ट टचेज द अपर प्लेट। क्वेश्चन है कि किस वेलोसिटी से हम इसको फेंके कि अपर प्लेट को छू ले, या ऐसा भी दे सकता है मिस कर जाए, दे देता ऑप्शन में, बहुत सारे बुक में लिखेगा मिसिंग। और मैग्नेटिज्म में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है। मूविंग चार्ज में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ऐसी बनवा में देखोगे तो पहला ही दूसरा क्वेश्चन इस पे है ना। मूविंग चार्ज में, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, ये सब क्वेश्चन भरा पड़ा है, तो वहां बहुत मदद करेगा आपको, ठीक है। अब सोचो इसको ये क्या कर जाए? टच कर जाए, तो कुछ ऐसा जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? हुचुक, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मान लो किसी एंगल में फेंके, हुचुक, कुछ ऐसा जाएगा। यानी इसको छूने के लिए मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करना पड़ेगा। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम हाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल का क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो जी कब होगा? जब इस ग्रेविटी फ्री स्पेस में नहीं होगा। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस का कहानी है, ग्रेविटी फ्री स्पेस का है का। तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस का काम है तो हम लोग जी न लेके क्या लेंगे? जी इफेक्टिव। हम क्या बोले थे? जब भी कुछ एक्सटर्नल होगा, मतलब ग्रेविटी में काम हो रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, तो भी जी इफेक्टिव लेंगे। और ग्रेविटी फ्री स्पेस है फिर भी जी इफेक्टिव लेंगे। क्लियर? अब वो जी इफेक्टिव क्या होगा? तो ध्यान देखो, ये प्लस है तो फील्ड क्या होता है? प्लस से माइनस, फील्ड नीचे की ओर है तो प्लस पे फोर्स क्या लगेगा? फील्ड के अलोंग कितना? QE प्लस माइनस। तो फील्ड क्या होता है? प्लस से माइनस के टुवर्ड्स, मतलब ऊपर से नीचे, और ये प्लस चार्ज है तो ये फील्ड वाला फोर्स इसको कहां भेजेगा? नीचे की ओर भेजेगा। कितना फोर्स से? QE फोर्स से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास, फोर्स QE और मास m। यानी जी इफेक्टिव की जगह क्या हो जाएगा? QE बाय m। चलो हम लोग कहां लिखे? चलो तो H मैक्स की जगह क्या होगा? दोनों प्लेट के बीच का d,
तो जो दोनों प्लेट के बीच का डी होगा वही ना इस ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगा, तो एच मैक्स की जगह डी लिख देंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 है, बटा 2 और जी इफेक्टिव कितना है बाबू, क्यू ई बाई एम, ए को ही बोलेंगे जी इफेक्टिव। अरे जी का भी डायरेक्शन नीचे और इस एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन नीचे है, इसलिए ऐसा हुआ। अब ऐसा नहीं रहता कि जी का डायरेक्शन नीचे और ए ऊपर रहता तब जी इफेक्टिव नहीं लगाते, वहां पे दूसरा नियम से बनाते। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा क्यू ई बाई एम। यहां से क्या निकालना है यू, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, डी बराबर यू स्क्वायर साइन 30 1/2 स्क्वायर है तो 1/4, 1/4 नीचे आके हो जाएगा 8, यू स्क्वायर रहने दिए, साइन स्क्वायर 30 1/2 स्क्वायर है तो 1/4, 4 नीचे आके हो गया 8 क्यू ई बाई एम। यू क्या हो जाएगा यहां से, ध्यान से देखो यू हो जाएगा रूट अंडर 8 डी क्यू ई बाई एम, 8 डी क्यू ई बाई एम, यही हमारा वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो यहां टच कर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। क्लियर, चलो कुछ नहीं किए। अपर प्लेट मतलब क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को, तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट का बात आया तो मैक्सिमम हाइट का क्या होता है फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जी ना लेके जी इफेक्टिव लेंगे। जी इफेक्टिव का मतलब हो गया कि ये फील्ड वाला फोर्स नीचे लगेगा, यानी कि जी के डायरेक्शन में ही दूसरा एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, फील्ड वाला फोर्स क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम को बोलेंगे जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की जगह क्यू ई बाई एम रख दिए, थीटा की जगह साइन 30, यहां से यू निकाल लिए। क्लियर, अच्छे से नोट करो, डन है। चलो चले, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इतना ही है, और भी सारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम और लें छोटा सा, जैसे मान लो ये प्लस फील्ड है, बहुत सारे बुक में क्वेश्चन पढ़ा है। शुरू वाला क्वेश्चन बाबू बोर्ड के लिए है, बाद वाला क्वेश्चन ये सब जेई मेन और आईटी के लिए है, एडवांस के लिए, नीट के लिए है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस, ठीक है, तो प्लस वाला चार्ज पे फोर्स फील्ड नीचे लगाए, फील्ड वाला फोर्स क्या क्यू ई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम। प्लस वाला फील्ड है नीचे तो प्लस वाला चार्ज पे फोर्स नीचे लगेगा, फोर्स क्यू ई, माइनस रहता है तो ऊपर लगता है। क्लियर, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम। बोल रहा है इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी से हम इसको फेंके, है ना, फील्ड के परपेंडिकुलर कि एक वर्टिकल लूप ये बना ले, मतलब प्लस फील्ड मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और दूसरे चार्ज को 90 डिग्री पे फेंके। कितना वेलोसिटी से हम फेंके, कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंके, मिनिमम वेलोसिटी मतलब ये सर्किल में मूव करने लगे। ठीक है, तो याद करो 11th में हम पढ़ाए थे वर्क ऑफ एनर्जी में कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहता है, जैसे ये हो गया रिजिड सपोर्ट, और रिजिड सपोर्ट के एक रस्सी लिए, बॉब पे फोर्स दिए, मूव किया, यानी किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए रूट अंडर 5gr, और अपर पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए रूट अंडर gr। कॉपी होगा देख लीजिए, लोअर पॉइंट पे वेलोसिटी रूट अंडर 5gr, अपर पॉइंट पे वेलोसिटी gr चाहिए। 11th में हम लोग पढ़े थे। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इसमें सॉल्व करें तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स यहां लग रहा है, इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट से वो सर्कुलर मोशन कर ले तो 5gr। अगर मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा, मतलब ग्रेविटी का प्रेजेंटेशन है तो आंसर यहां छोड़ेंगे, और मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो हम लोग क्या लेंगे, जी ना लेके जी इफेक्टिव लेंगे।
और जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, यही QE/M, नीचे लग रहा है QE/M R, बस हो गया। अब मान लो ऊपर वाले पॉइंट पे पूछता, तो V मिनिमम ये लोअर पॉइंट से लिए हैं, अपर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा √GR, और इफेक्टिव जो भी होता बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो क्वेश्चन बहुत रहेगा, ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन दे सकता है ना। मान लो रिंग दे दिया, मान लो ये रिंग है, रिंग पे पॉजिटिवली चार्ज है, ये रिंग का सेंटर है, ये रिंग का रेडियस a है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई हम निगेटिव चार्ज यहां पे प्लेस किए, अगर इस निगेटिव चार्ज को यहां से रिलीज किया जाएगा तो बताइए क्या SHM में है। ये SHM पे बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, फील्ड वाले में भी और फोर्स वाले में भी है, सब पिछले लेक्चर देख के तैयार रहिए। और अगर ये SHM कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन बताइए। क्लियर, ये बन जाना चाहिए, ये बना लोगे, और रिंग पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज, ये बना लोगे तो दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, मजबूती आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 SC वर्मा का, चैप्टर नंबर 29 फील्ड और पोटेंशियल का। आज हम लिंक दे देंगे SC वर्मा और NCERT बुक का, आप लिंक में जाके बुक डाउनलोड कर लेना। तो ये क्वेश्चन था कि यहां से ये रिजिड सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां से स्प्रिंग है, और स्प्रिंग एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसपे चार्ज Q है और मास M है, और ये पूरा फील्ड में रखा गया है, फील्ड X पॉजिटिव X के लॉन्ग फैला हुआ है। तो बताइए इलोंगेशन क्या होगा, X निकाल लेगा, सिंपल। फील्ड वाला फोर्स बाहर तो स्प्रिंग वाला फोर्स अंदर लगेगा, स्प्रिंग वाला फोर्स क्या होता है -KX, तो जितना फोर्स बाहर उतना ही फोर्स अंदर, वहां से X निकाल लेना। क्लियर, ओके। और एक क्वेश्चन इसमें और, अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो क्या आंसर बदलेगा, हाँ या नहीं, ये जवाब दे देना कमेंट बॉक्स में। और दूसरा है कि अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या ये SHM में होगा, और SHM होने का क्या कंडीशन है। अगर इस पर निगेटिव चार्ज दे देंगे तो SHM होगा, और SHM होने का क्या कंडीशन है। क्लियर, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कि जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बराबर दूरी पर रखते हैं, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कुछ दूरी पर रखते हैं, तो ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। विशेष जानकारी लेंगे, मिलते हैं नई एनर्जी और नए उत्साह से।